बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश राह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीते रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, यहाँ बैठे हुए तमाम लोग और ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद तमाम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खुदावंदे करीम की ज़ात से कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। यस्टरडे हमने क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया और क्योंकि सेकंड यूनिट में जो फिजिकल स्टूडेंट्स थे उनका कैंपस टूर था तो हम ज़्यादा लंबी क्लास कंडक्ट नहीं कर सके और मैंने कल रिक्वेस्ट की जिसके नतीजे में शायद आज उन्होंने कुछ चेंजेस लाइक कि दो अलग अलग यूनिट्स में मेरे लिए आकर यहाँ चीज़ों को मैनेज करना, सब चीज़ों को यहाँ आके इंस्टॉल करना, लाइक ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दो दो बार आके उसमें 5-5 मिनट तो सिर्फ इसी में वेस्ट हो जाते हैं। तो मैंने कहा 2 यूनिट अगर आप कंसेक्यूटिव मुझे दे देंगे तो वो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। उन्होंने कंसेक्यूटिव यूनिट्स दे दिए। याद रहे ऑनलाइन वाले तमाम स्टूडेंट्स को कि जब आप जैसे ही ये मीटिंग खत्म होगी आपने बगैर किसी तवक्कुफ के, बगैर किसी गैप के फौरन मीटिंग को ज्वाइन कर लेना है, राइट। और पहले से बता दूं तो ये बेहतर रहेगा कि आप सब लोग अपनी पार्टिसिपेशन मैक्सिमम रखिएगा क्योंकि आपकी अटेंडेंस जो है वो जरूरी नहीं कि फर्स्ट यूनिट में मार्क हो सकता है, सेकंड यूनिट में मार्क हो सकता है, थर्ड यूनिट में मार्क हो। तो कोशिश कीजिएगा कि आप तमाम क्लासेस में मौजूद भी रहें ऑनलाइन और अपनी अटेंडेंस के वक्त अपनी अटेंडेंस को मार्क भी करवा सकें। अब हम क्वेश्चन को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे आज के ना सिर्फ इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी जाएं और आपसे उस क्वेश्चन में मैक्सिमम पार्टिसिपेट करवाएं। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं कोशिश करें वो साथ साथ जवाब देते रहें, अपने तौर पर अपने जवाबात रिकॉर्ड करवाते रहेंगे तो ये अच्छा रहेगा। और जहां जो बात समझ में नहीं आए प्लीज हैंड रेस का ऑप्शन इस्तेमाल कीजिएगा ताकि मैं फौरन आपके सवालात को एंटरटेन करूं। हमने यस्टरडे थर्ड पॉइंट तक नहीं, सेकंड पॉइंट को डिस्कस कर लिया था। गुड्स खरीदी थी और किस पर खरीदी थी? उधार पर। आप जल्दी से इस वाली चेयर पे आ जाएं, शाबाश। और अब कोशिश किया करें मेरे बोले बगैर ही आ जाया करें, सही है? क्योंकि आपको नजर नहीं आएगा ना, मुश्किल होगी। बहुत आराम से, थैंक यू। उस तरफ वाली चेयर पे, हाँ ये वाली ठीक है, ये वाली। जजाकल्ला, खुश रहिए। तो बच्चों पॉइंट नंबर 3 में लिखा है विथड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। बुक में ये आपके सामने है, बुक आपके सामने है मौजूद। मुझे नहीं पता, मैंने आपसे कहा था ये वाली बुक मुझे चाहिए। बुक आपके सामने होनी चाहिए क्योंकि मैं रोजाना आपको यहाँ स्क्रीन पे शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। जिस दिन प्रोजेक्टर नहीं चला, जिस दिन कोई मसला हुआ, उस दिन आपके यहाँ आने का कोई फायदा नहीं होगा। इससे बेहतर है आप घर बैठिएगा। बुक सबके पास मौजूद। बुक कहाँ है? आलियान, आलियान नाम है ना आपका? बुक दानियाल, तो कैसे पढ़ोगे? बुक तक तो अभी तक परचेज नहीं किया आप लोगों ने। अलीशान बुक है तुम्हारे पास? कल? सॉरी, आवाज नहीं आई सितारा मुझे। परसों तक कोई टोटका हो रहा है, परसों तक आएगी। कल तक क्यों नहीं आएगी भाई? आज क्यों नहीं आई? बुक है लकी। कौन सी बुक है ये? मैं कौन सी बुक से पढ़ा रहा हूं? कौन सी बुक से ये आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं? मैंने आपको प्रोवाइड किया था बुक का नाम। मजाक नहीं करें मेरे साथ, मेरा आपसे कोई मजाक नहीं है। क्या कह रहे हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलें। तो ये वाली बुक का मैं क्या करूं? मैं किस बुक से पढ़ा रहा हूं मुझे ये बताएं। तो आप क्लास में नहीं आते तो क्या मैं आपके घर पे फोन करके बताऊंगा कि कौन सी बुक होनी चाहिए आपके पास? रोजाना रोजाना मैं नहीं कहूंगा आपसे। कल जिन बच्चों के पास बुक नहीं होगी वो खुद डिसाइड करके आएंगे कॉलेज।
वरना फिर यहां मुलाकात नहीं होगी आपसे। ताबिश मुझे नहीं पता, कल बुक चाहिए यहाँ पे मुझे। जिसके पास कल बुक नहीं होगी वो कल कॉलेज में सोच समझ के आए। रोजाना मैं 5-5 10-10 मिनट इसलिए थोड़ी जाया करूंगा कि आपके पास बुक नहीं है। ये बुक मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। आप ये बुक आप अपने साथ कैरी भी ना करें, घर पे रखें एडिशनल रीडिंग के लिए। जब मैंने क्लासेस शुरू की हैं इसका मतलब है आपने रिकॉर्डेड लेक्चर तक नहीं देखे हैं मेरे। मैं बेवकूफ हूं क्या रिकॉर्डेड लेक्चर वहां पे पोस्ट कर रहा हूं मुस्तकिल? रिकॉर्डेड लेक्चर पोस्ट करने का मतलब यही है कि मेरा सब्जेक्ट बहुत सारे लोगों के लिए नया है, उन्हें पता नहीं है कि सब्जेक्ट कैसे होगा, किस तरह पढ़ना है। मैं सारी चीजें वहां पोस्ट कर रहा हूं डेली बेसिस पर। और ये मैं कोई अपनी तारीफ नहीं बयान कर रहा, सिर्फ इसलिए कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात ये सब आपको नो हाउ है। लेकिन मेरे सब्जेक्ट की अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगी तो आपको आगे प्रैक्टिकल करते हुए इतनी मुश्किल होगी कि आप सोचेंगे यार मैं किस जहान में आके फंस गया, क्यों मैंने कॉमर्स ले ली। और यूं समझ लीजिए कि बहुत जल्द हम प्रैक्टिकल काम की तरफ जाने वाले हैं। और प्रैक्टिकल काम क्या है, बस यूं समझ लें, मैं बहुत लंबी तमीद नहीं बांधूंगा, इसको आसान लफ्जों में कह रहा हूं। अगर आप साइंस पढ़कर आए तो प्रैक्टिकल जब आपको करवाने लेके जाते हैं उससे पहले आपको पढ़ाते हैं प्रैक्टिकल के बारे में कि आपने क्या क्या काम करना है। फिर वो करने के बाद ऑब्जर्वेशन। तो पहले पता होता है ना कि किन चीजों को आप मिलाएंगे, कौन से केमिकल रिएक्शन करेंगे, क्या चीज स्टडी करेंगे, तो उसके बाद फिर आप ऑब्जर्वेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जब मैं आपको सारी बेसिक पढ़ा दूंगा उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिकल काम पे आऊंगा। और ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम ही है। यहाँ पे अब इन ट्रांजैक्शन को पढ़कर अकाउंट वही बच्चे सोच सकते हैं जिन्होंने अकाउंट्स को थोड़ा बहुत स्टडी किया है मेरे साथ। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, जिन्हें पता है किन चीजों को कहते हैं, तो आज वो इन लाइंस को पढ़कर, इन ट्रांजैक्शन को पढ़कर अकाउंट को पहचान रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों ने मेरे साथ पढ़ा ही नहीं है बेसिक्स, आज वो परेशान हो रहे हैं कि सर ये पढ़ के पता नहीं कैसे बता रहे हैं कि ये क्या चीजें। तो भाई अपना अपना एहतसाब खुद कर लें। मैं रोजाना आपको इतना लेक्चर नहीं दे सकता। अपना ब्लड प्रेशर मैं क्यों शूट करूं, मैं अपनी तबीयत खराब क्यों करूं? अगर आपने नहीं पढ़ना है तो फिर आप अपने पेरेंट्स को बताएं कि हमें गलत कॉलेज में एडमिशन दिलाया है। अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है विड्रू कैश। विड्रू का मतलब है निकालना। क्या निकाला? कहां से निकाला? सोच लें कहां लिखा है। लिखा है कि विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। तो इसका मतलब है अभी तक पैसे कहां है, हम किस कहां की ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं? ये बिजनेस की, किसी के घर की बात हो रही है, किसी के पर्सनल मामलात को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पर है? बिजनेस पर। तो ये तमाम ट्रांजैक्शन बिजनेस में परफॉर्म की गई। तो थर्ड पॉइंट में कहता है विड्रू कैश, कैश निकाला। और किस मकसद के लिए निकाला? क्या ऑफिस का फर्नीचर खरीदने के लिए निकाला? क्या ऑफिस के बिल्डिंग खरीदने के लिए निकाला? क्या मर्चेंडाइज खरीदने के लिए निकाला? नहीं, कह रहा है फॉर प्राइवेट यूज। इसका मतलब है ये पैसे क्या एम्प्लॉय निकाल रहा होगा? बताइए, ये पैसे एम्प्लॉय निकाल सकता है? नहीं, एम्प्लॉय अपनी जात के लिए बिजनेस से पैसे ले, सोच लो, एम्प्लॉय अपनी जात के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे ले सकता है? भाई वो तो कर्जा मांगेगा, एडवांस सैलरी मांगेगा, बोलेगा मैंने अभी काम नहीं किया, मुझे काम करने से पहले सैलरी दे दें, या फिर मैं काम कर चुका हूं मेरी सैलरी दे दें। वो पर्सनल यूज करे, वो कुछ भी करे, हमें उससे गर्ज। बिजनेस का ओनर, बिजनेस का ओनर वो वाहिद शख्स है जो अपनी जात के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर का बिजली का बिल भरने के लिए, अपने बच्चे की स्कूल फी पे करने के लिए, वो बिजनेस से जब चाहे, जितने चाहे पैसे, मर्चेंडाइज, फर्नीचर, कोई भी चीज निकाल कर अपने घर ले जा सकता है। नहीं समझ में आई मेरी बात? सोच लें, नहीं समझ में आई तो जल्दी से कहेंगे, मैं रिपीट कर दूंगा। बिजनेस में मौजूद जितने लोग काम करते हैं, जो मुलाजिम होते हैं, भाई वो तो सैलरी लेते हैं ना, वो अपनी जात के लिए बिजनेस से कुछ भी निकाल नहीं सकते। और अगर वो निकालें तो वो चोरी है। वो अपनी जात के लिए क्यों लेंगे पैसे? उन्हें उनकी जात के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ उन्हें उनकी सैलरी मिलेगी। लेकिन जो बिजनेस का मालिक होता है, बिजनेस में पैसे आते कहां से? खुद ब खुद आते हैं। बिजनेस कौन स्टार्ट करता है? मालिक स्टार्ट करता है। तो मालिक अपने घर से पैसे उठा के लाके कहां लगाता है? बिजनेस में। तो जब उसे अपने घर पर पैसों की जरूरत हो तो वो बिजनेस से पैसे निकाल भी, और अगर उसे घर पर कंप्यूटर की जरूरत हो तो वो बिजनेस से कंप्यूटर भी उठा के ले जा। इसका मतलब है मालिक के पास फुल अथॉरिटी है
कि वो जब चाहे बिजनेस से चीजें निकाले और अपने घर ले जाकर करे इस्तेमाल। नहीं समझ आई? यस, तभी तो वो मालिक है। मालिक कहते ही उसको है, ओनर कहते ही उसको है जिसके पास फुल राइट्स हों। तो इसका मतलब है ओनर जब दिल चाहे बिजनेस से कोई भी चीज अपनी जात के लिए निकाल कर ले जा सकता है। ओनर विड्रू कैश, ओनर नहीं लिखा हुआ, बस विड्रू कैश लिखा हुआ है फॉर प्राइवेट यूज। अब आपको याद करने की जरूरत है, रिकॉल करने की जरूरत है, और अगर आप रिकॉल नहीं कर सके तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि ओनर अपनी जात के लिए पैसे निकाल रहा है। इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वर्ड बताया था, याद आया वो वर्ड? ड्राइंग, DRAWING, ड्राइंग। जब ओनर अपनी जात के लिए बिजनेस से पैसे निकाले तो इस प्रोसेस को कहते हैं ड्राइंग, और ड्राइंग को कहते हैं कॉन्ट्रा, सोच लें, ड्राइंग को कहते हैं कॉन्ट्रा कैपिटल। अल्लाह अकबर। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं प्रोप्राइटरशिप में, मैंने आपको एक ही वर्ड पढ़ाया था कैपिटल, और ये मैंने कॉन्ट्रा कैपिटल में आपको एक ही वर्ड पढ़ाया था ड्राइंग। सिर्फ ये शो करने का मकसद ये कि आपकी मेमोरी वापस आ जाए किसी तरह, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो उसको बहुत अच्छे से पढ़ लें। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आपके पास आखिरी चांस है, इसके बाद यकीन करें आपको सिर्फ फिर किसी से बैठ के पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको यहाँ इतनी फीस पे करने के बाद भी ट्यूशन पढ़नी पड़े या अपने बहन भाइयों से और दोस्तों से पढ़ना पड़े, फिर फायदा नहीं है। तो ड्राइंग कहते हैं बेसिकली किसे? कॉन्ट्रा कैपिटल को। कॉन्ट्रा का मतलब होता है, आवाज नहीं आई, अगेंस्ट, अपोजिट, एंटी। इसका मतलब है कोई ऐसा काम। मुदस्सिर, मैं बहुत माजरत चाहता हूं बेटा, मैं स्टिल जो है वो यूज कर रहा हूं डेटा कनेक्शन, क्योंकि इंटरनेट मुझे नहीं लग रहा यहाँ चल रहा है। तो बहरहाल आई होप कि अब आपको आवाज आ रही है प्रॉपर, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। बहरहाल आपने लिख के भेजा था, और अगर खुदा ना खास्ता मैं आपको मैसेज नहीं पढ़ा करूं तो प्लीज हैंड रेज कर दिया करें ताकि मैं आपको यहाँ पर जवाब दे सकूं, ठीक है? मैं यहाँ फिजिकल वालों को भी फोकस कर रहा हूँ डेफिनेटली, और आपको भी देखना है, मुझे सब लोगों को, सभी जिम्मेदारी है। तो प्यारे बच्चों, एक चीज तो कॉन्ट्रा कैपिटल के तौर पे पहचान ली, और बिजनेस से क्या चीज निकाली गई जरा बताइएगा। विड्रू के आगे क्या लिखा है? विड्रू के आगे क्या लिखा है? इसका मतलब है कैश कारोबार में। दानियाल आप बताइए, बिजनेस में पैसे आए या बिजनेस से पैसे गए? सिर्फ आप बता रहे हैं दानियाल। पैसे चले गए। कौन लेकर गया? बिजनेस का ओनर लेके चला गया। तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुस्तफा सोचते हैं या फिर ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं? सोच समझ के जवाब देना। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ओनर के लिए काम कर रहे हैं? नहीं मेरा बेटा, हम अकाउंटिंग पढ़ते ही बिजनेस के लिए। डे फर्स्ट से मैं ये पढ़ा रहा हूं, हम किसी शख्स के लिए अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सोचते हैं। जब ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, जब लिखा होता है आलम अहमद कमेंस बिजनेस विद कैश, हम कहते हैं कारोबार में कैश आया। मैंने यहाँ पर कैश को पॉजिटिव लिखा था, अगर आप गौर से देख सकें स्क्रीन पर, ठीक है? अब वो कह रहा है विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। अब ओनर बिजनेस से पैसे निकाल रहा है। कौन सी क्लास है आपकी? नहीं, E2 यहाँ नहीं बैठी हुई, चेक करें जाके, पूछें आप अपनी क्लास में E2 में। ओके, तो बच्चों मैं फिर कह रहा हूं अपनी बात। विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज 2000, इसमें कैश बिजनेस से जा रहा है, मींस कैश डिक्रीज हो रहा है, राइट? तो अब आप चेक करें, यहां पर आपको लिखा नजर आएगा कैश के कॉलम में 2000 नेगेटिव। समझ में आता है या नहीं? बिजनेस से कैश जा रहा है, बिजनेस, मालिक के पास पैसे आ रहे हैं, लेकिन हमें मालिक के लिहाज से सोचना नहीं है, हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस। तो बिजनेस से पैसा गया, कौन लेकर गया? क्या हमने लायबिलिटी को पे किया है? क्या हमने कोई चीज खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, स्टॉक खरीदा है? नहीं, बल्कि बेटा पैसे कौन लेकर गया? मालिक। तो जब मालिक पैसे लेके जाए तो बताओ क्या उसकी मिल्कियत, ओनरशिप बढ़ती है या कम हो जाती है? जब वो पैसे इन्वेस्ट करता है उसकी ओनर इक्विटी में होता है इजाफा, और जब वो बिजनेस से पैसे निकाले तो उसकी मिल्कियत हो जाती है कम। तो आज आप देख सकते हैं हमने यहां पर भी 2000 नेगेटिव लिखा हुआ है, आपको बुक में भी नजर आ रहा है अगर आपके पास बुक है, और आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि 2000 रुपीज से आलम का कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। अगर हम नेट इफेक्ट की बात करें, नेट इफेक्ट यानी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये कंप्लीट इक्वेशन है, और मैं आपको एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन भी बता चुका हूं। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस।
पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद। बहरहाल पुराने लेक्चर उठा के देखें, और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप करता रहूंगा, वरना फिर आप पुरानी बातें भूल जाएंगे तो मुश्किल होगी। अब मैं पॉइंट नंबर 4 पर आ रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 में कुछ पूछना चाहते हैं? सबको समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास लिखा है पॉइंट नंबर 4, गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000। गुड्स सबको पता है ना? दानियाल जल्दी से बताओ गुड्स क्या होती हैं उर्दू जुबान में, थोड़ा सा लाउड, जो आपके दिमाग में बता दें, परेशान ना हो। जैफ आप बता दें, बेफिक्र होकर बताएं, परेशान। हाँ, गुड्स मर्चेंडाइज होती हैं, एक्सप्लेन करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम ये एक्सप्लेन कर सकें। जल्दी से मुझे बताएं ताकि मैं उसको, मर्चेंडाइज को एक्सप्लेन करें, क्या चीज है मर्चेंडाइज, मुझे कहना ना पड़े ताबिश। मैं जब बात कर रहा हूं तो बस मैं बात कर रहा हूं, फिर आप बात नहीं कर रहे, जितना जरूरी काम भी हो आपका। जी बेटा, जैफ मर्चेंडाइज होती क्या है बेटा, ये तो बताओ। प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो जाएगा। हम कहीं से सामान खरीद के ला रहे हैं और उसी हालत में उसे बेच रहे हैं, तो वो सामान जो इस इरादे से खरीदा जाए कि उसे उसी हालत में बेचा जाएगा। दानियाल रिपीट करो। वो सामान जो खरीदा जाए इस इरादे से कि उसे उसी हालत में बेचा जाएगा, उसे उसके नाम से नहीं पुकारते, उसे मर्चेंडाइज कहते हैं। और अब ये बात याद रख लेना दिमाग में, मैं रोजाना रोजाना आप सबके लिए रिपीट करता रहूंगा, इस तरह मेरी क्लास खराब हो जाएगी बिल्कुल। मर्चेंडाइज गुड्स जिनकी कॉस्ट है 15,000, यानी हमने वो सामान जो 15,000 का खुद खरीदा, उस सामान को आर सोल्ड फॉर ₹20,000, उसे हमने क्या कर दिया, बेच दिया, सेल कर दिया। कितने रुपए में बच्चों? ₹20,000 में। फिर दोबारा एक बार कहेंगे, क्या कॉस्ट का वर्ड मुश्किल है? कॉस्ट समझ में आती है? यानी मैं जब जाकर किसी से सामान खरीदता हूं, शॉपकीपर से, दुकानदार से, तो जितने रुपए में खरीदता हूं वो मेरी क्या कहलाती है? कॉस्ट प्राइस। एग्री? वो मेरी कौन सी प्राइस कहलाती है? कॉस्ट प्राइस। और जिस प्राइस पर मैं बेचता हूं वो कहलाती है सेलिंग प्राइस। क्या कहलाती है बच्चों? सेलिंग प्राइस। तो आज कह रहा है कि जो सामान हमने खुद खरीदा 15,000 में, हम उसे सेल आउट कर रहे हैं, बेच रहे हैं कितने रुपए में? 20,000। और किस पर बेच रहे हैं बच्चों? ऑन अकाउंट का मतलब याद है? ऑन अकाउंट का मतलब क्रेडिट पर, उधार पर। बात समझ में आ रही है या नहीं? किस पर बेच रहे हैं बच्चों? उधार पर। तो अच्छा, किसे बेच रहे हैं? बिल्कुल सही, यही जवाब है, सबने बोलना था। किसको बेच रहे हैं? गुड्स कस्टमर को बेची जाती हैं, तो कस्टमर को बेची, गुड्स दी, और बोला लाओ पैसे दे दो हाथ के हाथ। मिल गए पैसे? बोला तो यही कि लाओ पैसे दे दो, लेकिन उसने पैसे फिर क्या दिया? उसने हमसे किया प्रॉमिस, उसने हमसे लिख के वादा किया है क्या? क्या यहां लिखा है कि हमने सामान बेचा और हमें नोट मिला, बिल मिला? नहीं, नोट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल प्रॉपर लिखा हुआ आएगा ट्रांजैक्शन में। यहां तो बस ये लिखा हुआ है कि हमने गुड्स बेची 15,000 की ₹20,000 में, और ऑन अकाउंट मींस उधार पर। तो जिसको बेची उसने हमसे किया जुबानी, आवाज नहीं आई, वादा। जुबानी वादे का नाम, जुबानी वादे का नाम, जंगल से आवाज आ रही है, ट्रेड पेबल। अल्लाह माफ करे, जंगल समझते हैं ना आप? कोई दरिंदे और दरिंदे हैं जो जंगल बोल रहे हैं कि ट्रेड पेबल। अबे हम सामान बेच रहे हैं, हम जिसको बेच रहे हैं उससे बोल रहे हैं सामान भी ले जाओ और हम तुम्हें पैसे भी देंगे इंशाल्लाह। पता नहीं कहां दुकान है आपकी भाई। हम सामान बेच रहे हैं तो जिसे सामान बेच रहे हैं उसको बोलेंगे पैसे भी हम तुम्हें देंगे, हमारे पास उससे पैसे लेने का हक आया, राइट आया। उस राइट का नाम है ट्रेड। ट्रेड, फर्क समझ में आ रहा है रिसीवेबल और पेबल का? जब हम सामान बेचते हैं तो पैसे लेने का राइट आता है, और जब हम सामान खरीदते हैं तो हम पर पैसे देना हो जाता है वाजिब, फिर ट्रेड पेबल होता है। तो प्यारे बच्चों, फिलहाल आपको यहाँ लिखा नजर आ रहा है कि हमने
उधार पर जो सामान बेचा वो कितने रुपए में बेचा, बताइए। तो हमारे पास राइट भी कितने रुपए का आया, 20,000 का राइट आया। क्या हमारे पास 15,000 लेने का राइट आया? राइट आया कितने का? अच्छा, राइट का नाम आपने क्या बोला, बोलिए ना, राइट का नाम। अच्छा, और ये राइट जो है, ये राइट भी हमें पहुंचाएगा फायदा, क्योंकि इस राइट के बदले में हमें क्या मिलेंगे? पैसे। पैसों को हम करेंगे इस्तेमाल, इन्वेस्ट नहीं। ऑलरेडी वो पैसा बिजनेस का है। इन्वेस्ट वो होता है जो हम अपने घर से लाके करते हैं, वो पैसे मेरे नहीं है, वो पैसे बिजनेस के हैं। तो वो पैसे बिजनेस में जब आएंगे तो हम उस पैसे को बिजनेस में दोबारा कर सकेंगे इस्तेमाल, वो हमें पहुंचाएंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल भी इसीलिए कौन से हेड के अंडर में आता है? एसेट। भाई आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं माजरत के साथ, इसका मतलब है आप चीजें या तो आपको याद नहीं है या फिर आपको समझ में नहीं आ रही। और अगर आप नई चीजें रिकॉल करेंगे, आप पुराने लेक्चर उठा के नहीं देखेंगे, तो फिर यकीन कीजिए कि आप नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत अपने आप को बहुत टफ टाइम देंगे। अच्छा, एक अच्छी बात भी साथ साथ शेयर कर दूं, पता नहीं आप तक अब तक पहुंची है या नहीं। आई होप आपके रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, पहुंच तो गई होंगी। कि आपका इस साल भी जो पेपर होगा फाइनल बोर्ड का, वो रिड्यूस सिलेबस के तहत ही होगा और एमसीक्यू बेस्ड पेपर ही है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है, ये बात जहन नशीन कर लें, क्योंकि ईयर एंड पर पहुंचकर अगर आपको ये रियलाइज हुआ तो नुकसान उस वक्त तक बहुत ज्यादा हो जाएगा और फिर रिकवरी के चांसेस बहुत कम होंगे। तो क्या नुकसान होता है? हमारी कौम का ये अलमिया है कि जब इनको ये पता चले कि पेपर एमसीक्यू बेस होगा, तो वो क्या करते हैं, तरह तरह की वेबसाइट उठा के वहां से एमसीक्यू अटेम्प्ट करते रहते हैं। बस ये है पढ़ने का अंदाज, माजरत के साथ। भाई कोई एमसीक्यू अलग से कोई एमसीक्यू थोड़ी आते हैं, एमसीक्यू इसी से बनते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसी में से एमसीक्यू बनेगा। तो जितना भी प्रैक्टिकल काम है, अब अगर आपके पास यही 5 ट्रांजैक्शन लिखी हुई आ गई और 5 एमसीक्यू इसी से बन गए, 3 एमसीक्यू बन गए, और उसने बोला कि इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट ये वाला होगा, 3 उसने 4 इफेक्ट बता दिए एक ट्रांजैक्शन के, उसमें से सही इफेक्ट आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आपके लिए तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है। अगर मैं आपको पुराने पेपर्स दिखाऊं, पास्ट पेपर्स दिखाऊं, तो पास्ट पेपर में ये एज अ क्वेश्चन ये आपके पास सीआरक्यू के तौर पर आया हुआ है, 5 नंबर का, 10 नंबर का। लेकिन अब ये 2 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर का, यानी कुछ भी नंबर हो सकते हैं एमसीक्यू के लिहाज से। 3 एमसीक्यू इस पूरे क्वेश्चन से बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं, 5 बन सकते हैं। तो इसका मतलब है हमें अप्रोच ये रखनी है शुरू से कि हम प्रैक्टिकल काम करेंगे। हम 2 पेपर होते हैं, आपकी नॉलेज में है, यानी 2 पेपर से मुराद है, पेपर 1 एमसीक्यू बेस होता था और पेपर 2 जो है वो सीआरक्यू ईआरक्यू होता था। तो ये अपने जहन में बिल्कुल भी मत लाइएगा कि मैं यहाँ सीआरक्यू और ईआरक्यू डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आप मेरे इवन कॉलेज के भी पुराने पेपर उठा के देखें लास्ट ईयर के, तो मैंने पूरा ईआरक्यू क्वेश्चन में कॉपी किया हुआ है और उस एक ईआरक्यू से मैंने कोई 8-10 एमसीक्यूज पूछे हुए। इसका मतलब है आपको ईआरक्यू भी पढ़ना है और आपको सीआरक्यू भी पढ़ना है, उससे आपके एमसीक्यूज की बेहतर प्रिपरेशन होगी। पहले पेपर में 30 एमसीक्यूज थे, अब 65 एमसीक्यूज हैं। बहरहाल अगर चीजें क्लियर हैं तो बस अब इसका इफेक्ट देखते हैं। जल्दी से मुझे बताएं कुछ सवाल। 65 एमसीक्यूज होंगे और 1.5 इस तरह करके कुछ बनता है नंबर ना, 1.56 1.54। तो और टाइम पहले तो शॉर्ट था, लेकिन फिर उन्होंने आखिर में बढ़ा दिया था, तकरीबन 2 घंटे 10 मिनट कर दिया था। तो टाइम भी बहुत होगा अल्लाह के हुक्म से आपके पास। लेकिन बात वही है कि जितनी अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी उतनी जल्दी आप चीज पहचान जाएंगे। अब जैसे अभी बाय मंथली होगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, तो उसमें आपकी प्रोग्रेस आपके सामने आएगी कि हमारी कौम को अभी तक मर्चेंडाइज नहीं पता। बता बता के थक गया मैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब कोई कभी आता नहीं है, कोई कभी क्लास में नहीं आता, कभी कोई ऑनलाइन नहीं आता, मैं तो रोजाना यही सब सुनाता रहूंगा। अब बताइए जल्दी से, 20,000 रुपीज का ट्रेड रिसीवेबल है, तो आपको यहाँ ट्रेड रिसीवेबल कहीं लिखा नजर आ रहा है? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल के नाम से, और किस कैटेगरी में है बेटा? एसेट। हमने पहले प्रूफ किया कि ट्रेड रिसीवेबल हमारा एसेट है। और बताइए ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? सोच समझ के जवाब दें। सबके पास क्या हो रहा है? चलें जी, आप डिक्रीज कह रहे हैं तो मुझे कोई गमो गुस्सा नहीं है, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा हूं कि बेटा हमारे पास पैसे लेने का राइट आ रहा है या जा रहा है? तो भाई इंक्रीज ही होगा आजकल। तो फिर इसका मतलब है हमारे पास 2 कस्टमर से पैसे लेने का राइट था, एक कस्टमर को और सामान बेचा, तो अब मैं कितने कस्टमर से पैसे लूंगा? 3। तो जैसे जैसे उधार पर सामान बेचता जाऊंगा, मेरे पास कस्टमर से पैसे लेने के राइट में होता जाएगा इजाफा, इंक्रीज।
हाँ, और ऐसा हम करते नहीं है क्योंकि हम ज़कात खैरात पे काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं। 20,000 रुपीज का हमारे पास राइट आया, राइट का नाम ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में हो रहा है इजाफा। और बताइए हमारे पास से कोई चीज गई या नहीं? क्या चीज गई? स्टॉक। कितने रुपए का स्टॉक था? यानी खुद तो खरीद के लाए थे 15,000 में, लेकिन जिसे बेचा उसे ये बोल के कहा कि आपके लिए है सिर्फ 20,000 का, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं। समझ तो नहीं रहा ना मेरी बात? यानी जो चीज खुद पहन के आए थे 15,000 में, वो आगे किसी को पहनाई 20,000 में। अल्लाह करे आपको मेरी बात समझ आ रही हो। तो बेटे ये सामान खरीद कर आगे बेचने से कोई फायदा वायदा हो रहा है या गम का मौसम है? बताइए। कोई फायदा हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है? इसका मतलब है ये खुशी असल में किसे महसूस हो रही है? सोच समझ के जवाब दें। बिजनेस खुद तो कुछ होता नहीं है, ओनर को। जाहिर सी बात है बिजनेस कौन ऑपरेट कर रहा है, तो उसका सारा शेयर उसका है ना, सारे पैसे उसके हैं। तो जब बिजनेस को फायदा होगा तो क्या मोहल्ले में बांट देंगे मुबारक को प्रॉफिट हुआ है? नहीं, प्रॉफिट कौन एंजॉय करेगा? ओनर। और अगर नुकसान हुआ तो बोलेंगे नहीं नहीं आप लोग ले लें, मोहल्ले वाले ले लें। अबे प्रॉफिट होगा तो भी ओनर का, और लॉस होगा तो भी ओनर का। तो बच्चों आज 15,000 की चीज हमारे पास से क्या गई? बोलो, आवाज ही नहीं आई। 15,000 का स्टॉक इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। और क्या इंक्रीज हुआ? कितने का इंक्रीज? सोच समझ के बोलना। 20,000। अब थोड़ा सा ना आप लोगों को एनालाइज करने की जरूरत है, प्लीज गौर से, इत्मीनान से। अगर आप कहेंगे तो मैं एक्सेल शीट पे भी काम करने को तैयार हूं। एसिड साइड पर खुदारा अपने पास अगर लिखना है तो लिख लें, और नहीं लिख रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एनालाइज अच्छे से कीजिएगा। अगर हम सिर्फ एसिड साइड पे गौर करें, क्योंकि इक्वेशन याद है ना मुस्तफा? इक्वेशन सुनाओ। एक्सीलेंट। एसिड इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस, एसेट लिखे हुए हैं, इज इक्वल टू की साइन नहीं है, लेकिन आप सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब यहां जितने एसेट आपको लिखे नजर आ रहे हैं, उसमें अगर हम चेंज को ऑब्जर्व करें तो चेंज क्या था? स्टॉक डिक्रीज हुआ कितने रुपए से? 15,000। और ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुआ 20,000 से। तो नेट इफेक्ट एसेट्स पे क्या हुआ? सोच समझ के बताएं। ये सुन लिया कि आपने स्टॉक पे क्या हुआ? डिक्रीज। और अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल पे क्या हुआ? इंक्रीज। इंक्रीज कितना बोलो? डिक्रीज कितना? मैं कह रहा हूं एसिड पर नेट इफेक्ट क्या हुआ? 5,000। 5,000 समझ नहीं आया भाई? दोनों चीजें क्या हैं ये बता दो। अच्छा चलो, ये दोनों चीजें किस हेड में आती हैं? ये दोनों चीजें किस हेड में आती हैं बच्चों? एसिड। भाई ऑनलाइन वाले मेरे साथ नहीं है मुझे लग रहा है, क्योंकि जवाब ही नहीं आ रहे आपके। अच्छा जी। तो बच्चों अगर आप 15,000 रुपीस के सामान को 20,000 में सेल आउट कर रहे हैं, तो 15,000 से एसेट डिक्रीज हो रहा है और 20,000 से एसेट ही इंक्रीज हो रहा है। इस बात को रियलाइज करें खुदारा। मैं आपको सॉल्यूशन ले आके दिखा देता हूं, लेकिन मेरा दिल इस तरह नहीं चाहता कि मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखाऊं, फिर पढ़ाई नहीं होती, फिर लोग बस देख रहे होते हैं अच्छा ऐसे लिखा हुआ है, फिर किसी को कोई गर्ज नहीं है कि क्यों लिखा है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको सॉल्यूशन दिखाने से पहले उसके बारे में गाइड करूं, फिर जब सॉल्यूशन आपके सामने आए तो आप मेंटली प्रिपेयर हो कि हाँ ऐसे होना चाहिए काम। वरना डायरेक्ट सॉल्यूशन सामने रख दूंगा तो फिर आप मेरी बात क्यों सुनेंगे? आप बोलेंगे ठीक है बस ऐसे लिखा हुआ है यार, ऐसे ही मैंने भी लिखना है। 15,000 से हमारा एक एसेट बोलो क्या हो रहा है? सो गए। 15,000 से हमारा एक एसेट क्या हो रहा है? डिक्रीज। और 20,000 से हमारा एक एसेट क्या हो रहा है? तो फाइनली एसेट इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। बोलो कितने से? 5,000 से। जी मिस प्लीज। श्योर। बच्चों अभी जरा एक उर्दू की टीचर आई हैं क्लास में, वो अनाउंसमेंट कर रही हैं। आप लोग इंशाल्लाह जब फिजिकल आएंगे तो वो आपको भी अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगी। उर्दू की डिबेट्स के लिए जो बच्चे चाहते हैं पार्टिसिपेट करना, वो जब कॉलेज आएंगे तो वो ब्रेक में आके मिल लेंगे मिस से। ठीक है, मिस अफशा नाम है उनका। ठीक है, थैंक यू मिस, थैंक यू सो मच।
जी बच्चों, मिस चली गई है तो मैं अपनी बात कंटिन्यू कर रहा हूँ। भाई देखें, अल्लाह करे आपने मेरी बात को समझ लिया। और देखें, इस एक पॉइंट पे इतना टाइम लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब हम आगे बढ़ें, आगे नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन देखें तो फिर वहां पर मुझे इतनी देर ना लगानी पड़े। आप कहें सर हमें समझ आ गया, आप मुझे उसका ट्रीटमेंट जल्दी से बता दें। तो एसिड साइड पर फाइनली जो नेट इफेक्ट हमें नजर आ रहा है वो कितने रुपए का नजर आ रहा है? 5000 का। और वो इंक्रीज है या डिक्रीज? तो अगर एसिड इंक्रीज हो रहे हैं कितने से फाइनली, तो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड पर भी 5000 का इंक्रीज नजर आना चाहिए। तो मुझे बताइए, हमने डिसाइड किया था ना कि 15,000 की चीज 20,000 में बेची तो हमें क्या हुआ? बिजनेस को क्या हुआ? फायदा, प्रॉफिट। किसे मिलेगा वो प्रॉफिट? ओनर को। तो जब ओनर को प्रॉफिट मिलेगा तो खुशी से वो फूले नहीं समाएगा, मतलब खुशी से फटेगा नहीं, लेकिन उसके ओनर इक्विटी में, उसके मिल्कियत में, उसके कैपिटल में हो जाएगा इजाफा, इंक्रीज हो जाएगा उसका कैपिटल। तो आप सब देख सकते हैं कि आलम के कैपिटल में 5000 से आप सबको यहां नजर आ रहा है इंक्रीज। बिल्कुल ईमानदारी से बताइए कि आपको ये ट्रांजैक्शन लिखना समझ में आई? नहीं आई तो मैं रिपीट कर सकता हूं। अलीशान जिंदा हो? सब समझ में आ रहा है? बेहतरीन बेटे, शाबाश, आगे चलते हैं, वेरी गुड। ऑनलाइन वाले भी मेरे साथ ही हैं यकीनन। चलिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह मेरे मालिक रब्बिल जलाल। तो बच्चों, अगला पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट नंबर 5, परचेज फर्नीचर। और थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल ट्रांजैक्शन है। कंट्रोवर्शियल आपके लेवल पर कहना मुनासिब तो नहीं लगता मुझे, लेकिन क्योंकि हम जिस बुक से पढ़ रहे हैं वो प्योर पाकिस्तानी बुक है, और इवन जो आप लोगों ने अलग से भी खरीदी हुई है बुक्स, इत्तेफाक से वो वाले इंडियन राइटर की बुक है जो आरिफ एंड सोहेल आपके पास है शायद, जरा वो चेक कर लीजिएगा, वो पाकिस्तानी राइटर नहीं है। और अगर है तो मैं अपनी करेक्शन कर लूंगा। मेरे मुताबिक शायद वो पाकिस्तानी राइटर नहीं है, वो दूसरे किसी मुल्क का राइटर है। सिर्फ काम की बात यह है बच्चों, पाकिस्तान में एक अलमिया यह है कि पाकिस्तानी राइटर्स की बुक में कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी लिखी होती हैं जिससे स्टूडेंट कुछ कंफ्यूज होता है, और वो मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। तो अभी साथ होना बेटे हमारे, ओके। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर ₹1500, और आप सबको पजल करने के लिए, परेशान करने के लिए इतना लिखा काफी है, क्योंकि इसमें कहीं पेमेंट का जिक्र लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। पेड का वर्ड नहीं लिखा, कैश का वर्ड नहीं लिखा, और रिसिट का वर्ड नहीं लिखा। और वैसे भी जब हम परचेज करते हैं तो पैसे आते नहीं है, पैसे तो जाते हैं। चलो भाई, कैश पेड नहीं लिखा, तो मैंने कहा ओके, कैश और पेड नहीं है तो क्रेडिट होगी, लेकिन क्रेडिट की भी मैंने कंडीशन बताई थी। नंबर 1 ऑन अकाउंट, नंबर 2 ऑन क्रेडिट। आप लोग मत बोलिएगा, आपका गला खराब हो जाएगा बेटा। ये याद है आप सब लोगों को जो मैं पुकार रहा हूं, और मेरे साथ कुछ लोग यहाँ क्लास में पुकार रहे हैं? पहली कंडीशन, दूसरी ऑन क्रेडिट, तीसरी नेम ऑफ पर्सन और बिजनेस, बिजनेस एंटिटी। तो आज आपको यहाँ पे कोई ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट, किसी शख्स का नाम, कोई बिजनेस का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है? बस ऐसे लिखा हुआ, गौर से सुन लें आप सब मेरी बात, अल्लाह करे ये बात समझ में आ जाए फर्स्ट टाइम में ही। इस तरह की बेतुकी ट्रांजैक्शन, बेतुकी बोल रहा हूं, उर्दू का लफ्ज है, यानी इलॉजिकल। क्यों? क्योंकि आप किसी भी अमेरिकन, ब्रिटिश और मुख्तलिफ राइटर्स की बुक अगर उठा के देखें तो कभी भी वहां पर ऐसी बेतुकी ट्रांजैक्शन नहीं लिखी होगी। वो लाजमी लिख कर देगा परचेज फर्नीचर ऑन कैश, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट, फर्नीचर परचेज एंड पेड कैश, फर्नीचर परचेज एंड पेड थ्रू चेक। यानी वो लोग कंप्लीट बात लिखते हैं। पाकिस्तान के राइटर्स अक्सर इस तरह की इनकम्प्लीट बातें लिखते हैं। तो इससे मुतालिक मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, गौर से सुनिए प्लीज। और आपके बोर्ड में भी अक्सर ऐसी चीजें आ जाती हैं, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लें क्या कंडीशन है। जब भी आप खरीदेंगे जब भी आप खरीदेंगे कोई फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, सप्लाईज, यानी बिजनेस का कोई भी एसेट एक्सेप्ट मर्चेंडाइज, पहले सुन लीजिए फिर नोट कर लीजिएगा। जब भी आप खरीदेंगे बिजनेस के लिए, क्या? फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, ऑफिस सप्लाईज, बिजनेस का कोई भी एसेट एक्सेप्ट मर्चेंडाइज गुड्स, और अगर ट्रांजैक्शन में मेंशन नहीं है कि वो किस पर खरीदा गया, तो आप
उसे हमेशा कैश पर ट्रीट करेंगे। मैं रिपीट करूंगा ये बात, अब आप नोट कर सकते हैं अगर चाहें तो। जब भी हम क्या खरीदेंगे, एनी एसेट एक्सेप्ट मर्चेंडाइज, whenever we purchase any asset except merchandise, and the transaction does not show and the transaction does not shows कि ट्रांजैक्शन में वो ऑन क्रेडिट है, आइदर ऑन क्रेडिट और कैश, देन ट्रांजैक्शन विल बी ट्रीटेड ऑन कैश। अगर ट्रांजैक्शन में ये मेंशन ना हो कि वो किस पर हो रही है, दोबारा कहता हूं, whenever a transaction does not shows, क्या शो नहीं करती वो, कि वो ऑन कैश है या ऑन क्रेडिट, और हम खरीद क्या रहे हैं, हम खरीद रहे हैं एनी एसेट एक्सेप्ट कौन सा बोल रहा हूं, EXCEPT, एक्सेप्ट क्या, मर्चेंडाइज, यानी मर्चेंडाइज नहीं खरीद रहे, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल्स, कुछ भी खरीद रहे हो, और ट्रांजैक्शन में ये मेंशन ना हो कि किस पर खरीदा, तो अंडरस्टूड कि वो कैश पर खरीदा। फर्स्ट कंडीशन है ये। फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, कोई भी चीज खरीदो, और जब खरीदने के लिए बोल रहा हूं तो बेटा बेचने के लिए भी यही कंडीशन है। अगर कभी बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, मशीन, फर्नीचर, इक्विपमेंट, पुराना हो जाता है, 5 साल 8 साल इस्तेमाल कर लिया, तो हम उसको बेचते भी हैं। हालांकि हम मशीनरी बेचने के लिए खरीदते नहीं है, हम फर्नीचर बेचने के लिए खरीदते नहीं है। फर्नीचर किस लिए खरीदते हैं, इस्तेमाल करने के लिए, ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन जब वो फर्नीचर पुराना हो जाता है तो हम उसे बेचते भी हैं। लेकिन हम कह रहे हैं जब फर्नीचर खरीदें और जब फर्नीचर बेचें और मेंशन ना हो किस पर खरीदा और बेचा, तो वो कैश पर ट्रीट होगा। ये पहली कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन समाप्त फरमाएं। और सर अगर हम खरीदें मर्चेंडाइज, यानी इस जुमले में लिखा हो परचेज मर्चेंडाइज ₹1500, बस अब मैं 2 लाइनें कहूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। अभी परचेज फर्नीचर ₹1500 लिखा है, मैं कह रहा हूं इस ट्रांजैक्शन में कहीं नहीं लिखा कि ये कैश पर है, लेकिन हम इसे ट्रीट करेंगे ये कैश पर है। परचेज फर्नीचर, परचेज बिल्डिंग, परचेज मशीनरी, परचेज इक्विपमेंट, ऑल विल बी ट्रीटेड ऑन कैश बेसिस ट्रांजैक्शन। सबको कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन समझा जाएगा। लेकिन अगर मैं इस स्टेटमेंट को सिर्फ ये कह के चेंज कर दूं, परचेज मर्चेंडाइज, परचेज गुड्स, और आगे यही ₹1500 लिखा हो, तो फिर मर्चेंडाइज गुड्स के बारे में जब ना लिखा हो वो किस पर खरीदी, तो हम हमेशा ट्रीट करेंगे कि वो क्रेडिट पे खरीदी। और ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, लेकिन आपको ऐसी बेतुकी ट्रांजैक्शन किसी भी इंटरनेशनल बुक में नजर नहीं आएगी। आप चेक कर सकते हैं, जब लाइब्रेरी जाएंगे तो बुक्स को स्टडी कीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है। आई होप कि अगर ये क्लियर हो गया तो अब जल्दी से बताएं मुझे, अब ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो जाएं। अगर आप नोट कर चुके हैं तो अच्छी बात। बताओ भाई ताबिश, तुम्हें ज्यादा नींद आ रही है, जल्दी से समझाओ ये पॉइंट नंबर 5 में कौन कौन सी चीजों पर इफेक्ट होगा। फर्स्ट वन बताओ, शाबाश। सबसे पहले कैश पे इफेक्ट होगा। मैं साथ साथ आपकी बात इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि ऑनलाइन वाले आपकी आवाज सुन सकें, ठीक है। अच्छा, फर्नीचर जो है, ताबिश कह रहे हैं फर्नीचर। शायन अब आवाज आ रही है बेटा आपको मेरी? और मुदस्सिर, मैंने आपका सवाल तो पढ़ लिया है, लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि ये एक जर्नल एजम्पशन है जो पाकिस्तान में ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए ली जाती है। आप लोग हमेशा जो है, अगर आप इसको कैश पर भी ट्रीट करके आएंगे तो बोर्ड आपके नंबर्स डिडक्ट नहीं करता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि देखें आपने सिर्फ यहाँ एक ही भी जिंदगी भर तो पढ़ना नहीं है। यहाँ से आप जाएंगे BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या CA या ICA में कहीं ना कहीं ज्वाइन करेंगे, तो वहां पर जब आपको ये कंडीशन सुनने को मिलेगी या पता चलेगी, आप उस वक्त कहेंगे यार ये क्या चीज है, हमें तो ऐसी चीज नहीं पढ़ाई गई। तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको इस तरह से प्रिपेयर करके यहाँ से आगे भेजूं कि आपको कंडीशन सारी पता हो, नॉलेज में हो। उस वक्त आप ये ना हो कि हमें तो ये चीज बताई नहीं गई। बेटा मेरा बच्चा शायान, आवाज आ रही है ना भाई आप लोगों को? मैं अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो बेटा इंटरनेट का प्रॉब्लम शायद आपके एंड पर है, क्योंकि मेरे एंड से तो आवाज यहाँ से प्रॉपर जा रही है, ठीक है। भी